गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 सेकेंड बुक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का लेसन 1 कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर मैंने आपको पहले भी बताया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो आज हम इस चैप्टर का पोर्शन करेंगे, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मीन स्कोप के अंदर जो हम ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे, ये तीनों टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कि स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है, क्या मतलब आगे इसकी क्या क्या यूजेस है, क्या इसका स्कोप है, क्या इसका सब्जेक्ट मैटर है, क्या इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। जब हम स्कोप की स्टडी करते हैं तो स्कोप में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, उस सब्जेक्ट की नेचर क्या है, उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या है, उस सब्जेक्ट में लिमिटेशन क्या है। जब हम उस सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे तो हमें किस किस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो आज हम स्टडी करें स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, फर्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर, किसी भी चीज की हमें सबसे पहले उसकी प्रकृति का पता होना चाहिए कि उसकी नेचर कैसी है। जैसे हम ह्यूमन हैं और हम एक दूसरे के बिहेवियर कैसे कहते हैं, वो बहुत रूड बिहेवियर का है, उसकी नेचर बहुत रूड है और वो बहुत काम है, मतलब ये चीज हम कहते हैं। हम उसी तरीके से नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि जो स्टैट है वो आर्ट है या साइंस है, मतलब इसमें हम साइंस के टॉपिक्स की स्टडी करते हैं या आर्ट्स के टॉपिक्स की स्टडी करते हैं। अगर हम ये कहते हैं जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस है, तो कैसे साइंस है, और अगर हम कहते हैं आर्ट्स है तो कैसे आर्ट्स है। तो जो हम नेचर की स्टडी करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट में नेचर, सब्जेक्ट मैटर और लिमिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम किसी भी सब्जेक्ट की नेचर की स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि दिस सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू साइंस और आर्ट्स। तो अब हम बताएंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस है या आर्ट्स है। जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस और आर्ट्स दोनों ही है। क्यों? क्योंकि इसमें साइंस की तरह हम स्टैट में किस चीज की स्टडी करते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की, क्वांटिटेटिव मेथड से स्टडी करते हैं। तो ये क्या होगी, स्टैट क्या होगी, साइंस। और अब हम इसमें दूसरी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की स्टडी भी करते हैं, जैसे कि आपने 10th में चैप्टर पढ़ा है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की वजह से ये क्या बन जाएगी, मतलब हम इसमें साइंस के टॉपिक्स की स्टडी भी कर रहे हैं कुछ हद तक, और कुछ हद तक आर्ट्स की भी। तो स्टैटिस्टिक्स की नेचर कैसी है, स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट्स, ठीक है। इसमें साइंस के टॉपिक्स की भी स्टडी हो रही है और आर्ट्स की भी। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो सब्जेक्ट मैटर है, मतलब इसका सब्जेक्ट मैटर, इसमें आप क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं। देखो, हमने पहले पढ़ा था, हम स्टैट में स्टडी करते हैं कि हम डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे इंटरप्रिटेशन करनी है। तो जो सब्जेक्ट मैटर होगा उसमें क्या आएगा कि आपने डाटा को किस किस तरीके से क्या करना है। इसको हमने सब्जेक्ट मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम स्टडी करते हैं कि जो भी डाटा है वो हमने कैसे कलेक्ट करना है, उस डाटा को हमने कैसे प्रेजेंट करना है और उसे हमने कैसे एनालाइज करना है। मतलब जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसमें हमने स्टडी कर दी है, हमने डाटा कैसे कलेक्ट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे उसको एनालाइज करना है। जबकि हमने इन्फेरेंशियल में क्या स्टडी करनी है, जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उसके बेस पे हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया है, और वो कंक्लूजन हमने कौन से मेथड से ड्रॉ किया है, सेंसस मेथड से या सैंपल मेथड से। ये चीजें हम अगले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। नाउ और थर्ड टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या है, क्या कमियां हैं इसकी। स्टैटिस्टिक्स की कुछ, देखो हर एक सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है कि जिसको वो पार करके बाहर नहीं जा सकता। तो स्टैटिस्टिक्स की क्या लिमिटेशन है, हमने पहले ही स्टडी किया, स्टैट क्या है, सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देती है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं देती। तो जो स्टैटिस्टिक्स की फर्स्ट लिमिटेशन है वो क्या है, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, सिर्फ नंबर की फॉर्म में जो डाटा हमें दिया जाता है उसकी स्टडी करते हैं। इसमें हम हाई, लो, रिच, पुअर, बिग, स्मॉल, इन चीजों की स्टडी तो नहीं करते ना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था पीछे, सचिन तेंदुलकर और इरफान पठान का। अगर मैं कहूंगी कि इरफान पठान 6 फीट 2 इंच का है और सचिन तेंदुलकर 5 फीट 4 इंच का है, तो इसको हम स्टैट मानेंगे। लेकिन अगर मैं कह दूंगी इरफान पठान इज टॉल एंड सचिन इज शॉर्ट, तो वो स्टैट की स्टडी में काउंट नहीं होगा। नाउ सेकेंड, स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली। मैंने कहा था हम स्टैट में एक एक पर्सन को लेके हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था
कि अगर मैं कहती हूँ कि मेरी पॉकेट मनी, एज ए एग्जाम्पल लेते हैं कि मतलब एक 11th क्लास में एक स्टूडेंट है, उसकी पॉकेट मनी 100 रुपीज है, तो और बाकियों की हमें नहीं पता, तो वो जब हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं तो वो हम स्टैट में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं यही कहती 11th क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स की एवरेज पॉकेट मनी 100 रुपीज है, तो वो क्या होता, स्टैट में काउंट होता। तो वो किस फॉर्म में होता, एग्रीगेट की। हमें नहीं पता कि एक बच्चे को 200 मिलती है, 100 मिलती है, 50 मिलती है, 60 मिलती है। हमने उन सबकी सब पॉकेट मनी को लेके 40 स्टूडेंट्स की उनका एवरेज निकाला, तो वो हमारा 100 आया। तो हम स्टडी किस फॉर्म में करते हैं स्टैट में, एग्रीगेट की फॉर्म में। नाउ थर्ड, होमोजेनिटी ऑफ डाटा रिक्वायर्ड। इसमें जो भी डाटा आप स्टडी करोगे, मतलब जो भी डाटा आप लोगे, वो डाटा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा क्योंकि होमोजीनियस इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम डाटा में कंपैरिजन भी करते हैं। मान लो मैं फूड ग्रेन्स का डाटा ले रही हूँ, तो मैं व्हीट या राइस का लेती हूँ, चलेगा, उनका कंपैरिजन हो सकता है। पर अगर मैं फूड ग्रेन्स के साथ क्लोथ्स का डाटा लूंगी, क्या उसका कंपैरिजन इजिली होगा, नो। तो कैसा डाटा होना चाहिए, होमोजीनियस, सेम। ओके, रिजल्ट आर ट्रू ओनली इन एवरेज। मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी हम इसमें स्टडी करते हैं वो एग्रीगेट की फॉर्म में होता है। तो जो रिजल्ट होगा, जैसे कि अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्लास 11th क्लास लो, उस क्लास में मैंने बोला 40 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट की एवरेज पॉकेट मनी 100 रुपीज है। अब किसी को 100 मिलती है, किसी को 50 मिलती है, किसी को 200 मिलती है, किसी को 150 मिलती है, किसी को 140 मिलती है, किसी को 70 मिलती है, मतलब अलग अलग है ना। तो जो रिजल्ट हमने निकाला था वो किसके बेस पे निकाला, सबको प्लस करके 40 से डिवाइड करके एवरेज के बेस पे निकाला। तो रिजल्ट किस तरह से ट्रू होंगे, सिर्फ एवरेज के बेस पे, एक सिंगल पर्सन के बेस पे वो रिजल्ट ट्रू नहीं माने जाएंगे। कैन बी यूज बाय द एक्सपर्ट्स। इसको यूज करने के लिए एक एक्सपर्ट की नीड होती है जिसको उस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज हो। अगर स्टैट को कोई भी मतलब इंडिविजुअल पर्सन यूज करते हैं जिसको स्टैट की नॉलेज ही नहीं है, जिसने इसकी स्टडी नहीं की, तो वो क्या इसके बेस पे रिजल्ट निकाल सकता है, नहीं ना। तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए उसकी परफेक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रोन टू मिसयूज क्या होता है कि जब हमें किसी भी सब्जेक्ट की फुल नॉलेज नहीं होती, हम उसके बेस पे ऐसे ही कुछ भविष्यवाणियां कर देते हैं, कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस बता देते हैं कि भविष्य में ये होगा, तो वो क्या हो जाता है, प्रोन टू मिसयूज। मतलब क्या होता है कि इसमें कई बार जो डाटा हम एवरेज की फॉर्म में लेते हैं या हम कुछ पहले से भविष्यवाणियां कर देते हैं, उसकी वजह से इसके कई रिजल्ट क्या होते हैं जो गलत भी सिद्ध हुए हैं। और इसमें क्या है, बेसिकली जो भी हम स्टैट में स्टडी करते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप पे होनी चाहिए। मतलब जो भी आपने कंक्लूजन निकाला है वो किस तरह से ड्रॉ होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम के कारण ये थे और इसका असर ये होगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ ली, अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की? स्टैटिस्टिक्स की सबसे पहली क्वालिटी क्या है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। स्टैट्स में हमें क्या मिलती है, जो भी चीज हम स्टैट में एक्सप्लेन करते हैं वो किस फॉर्म में होगी, क्वांटिटेटिव की, मतलब नंबर्स की फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में। सेकंड इसकी क्या बनेगी, इसमें देखो आप इंटरसेक्टरल और इंटरटेम्पोरल स्टडी भी कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर मेरे पास पॉपुलेशन का डाटा है, रूरल एरिया का भी है, अर्बन एरिया का भी है, तो क्या मैं उन दोनों का कंपैरिजन कर सकती हूँ कि रूरल एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा है या अर्बन एरिया में ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास डाटा अवेलेबल है। तो वो क्या होता है, इंटरसेक्टरल कंपैरिजन। और इसी तरह से होता है इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। उसमें क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे मैं कह सकती हूँ 2005 से 2020 तक जो अनएम्प्लॉयमेंट थी 18% से 9.4% रह गई, तो मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ ना कि 2005 में 18% थी, जो अब कम होकर कितनी रह गई है, 9.4%। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो भी हम स्टडी करते हैं उसके बेस पे हम इकोनॉमिक पॉलिसीज बना सकते हैं। गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो वो क्या ध्यान रखती है कि किस चीज की मतलब डिमांड बढ़ रही है, किस चीज की कम हो रही है, और उन चीजों को ध्यान में रख के ही इकोनॉमिक पॉलिसीज डिसाइड की जाती है। इससे क्या होता है, कई इकोनॉमिक थ्योरीज की हेल्प होती है। देखो मैंने बोला इसमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया। तो इसमें जो है थ्योरीज को डेवलप करने में भी स्टडी मिलती है। और इन दी एंड एक स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स का। और ये जो टॉपिक स्टूडेंट्स आज हमने किया है, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने पढ़ा नेचर, सब्जेक्ट मैटर एंड लिमिटेशन, ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा बता रही हूँ, पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज इसे अच्छे से कीजिएगा। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।